दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि राघव चड्ढा की साड़ी वाले मीम के कोर्ट में क्यों चर्चे हो गए। जिन राघव चड्ढा को कुछ महीने पहले तक मीम देखकर मजा आ रहा था और कहते थे कि मीम रुकने नहीं चाहिए, वो राघव चड्ढा कहते हैं कि हुजूर मीमबाजों ने परेशान कर दिया है, मिलोड मजाक उड़ाने की हद हो गई है, कृपया मुझे पर्सनैलिटी राइट्स दिए जाएं। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने राघव चड्ढा को क्या दो टूक सुनाया, पूरी कहानी आपको बताते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ। उससे पहले मार्च 2026 का एक पोस्ट आपको दिखाते हैं। राघव चड्ढा जब संसद में जनता का हीरो बनकर जनता की समस्याएं उठा रहे थे और उसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ में मीम पर मीम बने जा रहे थे, तो राघव चड्ढा क्या कहते थे। राघव चड्ढा का ये पोस्ट है 27 मार्च 2026 का। मार्च से मई तक कैसे कहानी बदल जाती है। मार्च में क्या कहते थे राघव चड्ढा का ये पोस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें कहते हैं कि मीम पर बड़ा प्यार आ रहा है, आप लोग सचमुच में बहुत क्रिएटिव हैं और ये मीम लगातार बनते रहने चाहिए सर, ये मीम्स बंद नहीं होने चाहिए। तो पब्लिक को कहते हैं, अपने चाहने वाले फैंस को कहते हैं कि मीम बंद नहीं होने चाहिए। जब राज्यसभा में उन्होंने तमाम जो मुद्दे उठाए, चाहे वो ब्लिंकिट वाले, स्विगी वाले, डिलीवरी बॉय हो, या इसके अलावा एयरपोर्ट पर महंगे समोसे की बात हो, इसके अलावा टैक्स की बात हो, राघव चड्ढा ने जनता के कई ऐसे मुद्दे उठाए जिन पर जो मीम बन रहे थे, राघव चड्ढा की वाहवाही हो रही थी, तो बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन पार्टी बदलने के बाद दल बदलू कहते हुए जब जनता ट्रोल करने लगी, जनता कार्टून बनाने लगी, जनता मीम बनाने लगी, तो उसके बाद राघव चड्ढा कहते कि मीमबाजी बंद होनी चाहिए, मेरे ऊपर कोई मीम नहीं बना सकता, मुझे इस बात का अधिकार चाहिए। और अधिकार की मांग करते हुए राघव चड्ढा दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाते हैं कि मुझे पर्सनैलिटी राइट चाहिए। और दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई में क्या होता है, राघव चड्ढा के एक मीम का खास तौर पर जिक्र हुआ, साड़ी वाले मीम का, कि मजाक उड़ाने की हद पार हो गई है, इसीलिए इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा, आगे आपको बताएंगे। पहले बताते क्या लॉजिक दिए गए हैं राघव चड्ढा की तरफ से। राघव चड्ढा की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव नायर ने दलील दी कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कई पोस्ट केवल राजनीतिक आलोचना नहीं, बल्कि मान हानिकारक और अमर्यादित व्यक्तिगत हमले हैं। कोर्ट में पेश कुछ तस्वीरों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें साड़ी में दिखाया गया है। वकील ने कहा कि कुछ पोस्ट में राघव चड्ढा को ऐसे व्यक्ति की तरह दिखाया गया जिसने पैसे या फायदे के लिए राजनीतिक पक्ष बदला। राघव चड्ढा की ओर से पेश वकील सत्य आनंद ने कहा कि हाल ही में राजनीतिक बदलाव के बाद ऑनलाइन अपमानजनक सामग्री तेजी से फैली और ये एक संगठित अभियान जैसा दिखाई देता है। उन्होंने बताया कि मेटा एक्स, जो कि पूर्व में ट्विटर हुआ करता था, यूट्यूब, गूगल और कुछ अज्ञात अकाउंट्स को इस मामले में पक्षकार बनाया गया है। तो राघव चड्ढा की तरफ से कई वकील पेश होते हैं और दलील देते हैं कि राघव चड्ढा का मजाक उड़ाने की हद हो गई है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। साड़ी में मीम बनाए जा रहे हैं, इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। इसके बाद आगे क्या कहा गया है याचिका में मांग की गई है कि एआई जनरेटेड वीडियो हटाए जाएं, डीप फेक कंटेंट हटाया जाए, फर्जी भाषण हटाए जाएं, मुफ्त तस्वीरें हटाई जाएं, सोशल मीडिया पोस्ट हटाए जाएं। यानी सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा का मजाक उड़ाते हुए जो मीम बनाए गए हैं उन्हें हटाया जाए, ये राघव चड्ढा के वकील ने कहा कोर्ट में, और पर्सनैलिटी राइट्स की डिमांड की। फिर उसके बाद क्या होता है, कोर्ट ने क्या कहा, उससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर राघव चड्ढा को पर्सनैलिटी राइट्स मिल जाते हैं तो फिर क्या अधिकार मिलेंगे राघव चड्ढा को। किसी व्यक्ति की तस्वीर, आवाज, चेहरा या पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल ना किया जाए, इसे पर्सनैलिटी राइट्स कहा जाता है। यानी राघव चड्ढा को अगर पर्सनैलिटी राइट्स मिल जाते हैं तो फिर उनकी अनुमति के बिना उन पर कोई मीम, कोई कार्टून नहीं बना पाएगा। और इसी बात को लेकर राघव चड्ढा कोर्ट गए हैं कि पहले तो जो घटिया सामग्री है उसे हटाया जाए और पर्सनैलिटी राइट्स दिए जाएं। लेकिन इस पूरे मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने समझा दिया कि राजनीति में आलोचना सहनी पड़ती है, एक नेता को यह सब सामना करना पड़ता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, आलोचना और मानहानि के बीच बहुत बारीक अंतर होता है। अदालत ने यह भी कहा कि राजनीतिक नेताओं को लंबे समय से व्यंग्य और सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ता है। आज़ादी के समय से ही हम आर.के. लक्ष्मण के कार्टून देखते आ रहे हैं, उस समय शायद सोशल मीडिया आज की तरह इतने बड़े स्तर पर नहीं था। यानी कोर्ट इतिहास बताता है कि राजनीति में कार्टून बनना, जिन्हें आजकल मीम कहा जाता है, ये पुराने समय से चलता आया है। आगे कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि आपके राजनीतिक फैसलों की आलोचना करना आपके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन नहीं है। अदालत ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को किसी सामग्री से आपत्ति है तो वो मानहानि का मामला दर्ज कर सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संकेत दिया कि मामले में
एक एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र भी नियुक्त किया जा सकता है। तो कोर्ट की यह टिप्पणी अपने आप में राघव चड्ढा को आईना दिखाती है कि नेताओं को मीमबाजों का सामना करना चाहिए, 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए। यह नहीं कि तारीफ वाले मीम आए तो कहते रहो कि भैया रुकने नहीं चाहिए, उसके बाद जब आलोचना पर मीम बनने लगे, लोग कटाक्ष करने लगे, तो उसके बाद कहते कि भैया मजाक उड़ाने की हद हो गई है, अब ये मीम रुकने चाहिए। इसी बात को लेकर कोर्ट ने समझाया है कि राजनीति में पुराने समय से ये चलता आया है। अब आपको बता देते हैं कि न्याय मित्र क्या होता है। राघव चड्ढा के मामले में न्याय मित्र अब क्या भूमिका निभा सकता है अगर न्याय मित्र की नियुक्ति होती है। अभी कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है, अब इस मामले पर कोई फैसला नहीं सुनाया गया है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी काफी कुछ बयां करती है। अगर राघव चड्ढा के इस मामले में अमिकस क्यूरी की सलाह ली जाती है तो उनका काम क्या होता है। यह कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था होती है जैसे कोई सीनियर वकील या फिर उस विषय का एक्सपर्ट जो अदालत में चल रहे किसी विवाद का या मुकदमे का सीधा पक्षकार नहीं होता, यानी डायरेक्ट पार्टी नहीं होता। उनकी भूमिका क्या होती है। जब किसी मामले में अदालत को किसी जटिल कानूनी पेचीदगी को समझने की जरूरत होती है या जनहित से जुड़े मामलों में निष्पक्ष राय चाहिए होती है, तब अदालत खुद ऐसे एक्सपर्ट या वरिष्ठ वकीलों को न्याय मित्र के रूप में नियुक्त करती है। इनका काम किसी एक पक्ष का समर्थन करना नहीं होता, बल्कि निष्पक्ष तरीके से अदालत की सहायता करना, संबंधित कानूनों की जानकारी देना और सही फैसले तक पहुंचने में अदालत का मार्गदर्शन करना होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जनहित याचिकाओं या गंभीर आपराधिक मामलों में ऐसे वकीलों की नियुक्ति करते हैं। तो यह पूरा मामला हुआ है पर्सनैलिटी राइट्स के मामले में राघव चड्ढा की सुनवाई में। दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी अपने आप में आईना दिखाती है और मुझे लगता है कि राघव चड्ढा को थोड़ी सहिष्णुता दिखानी चाहिए। राघव चड्ढा ने भी दल बदलने वाले पुराने नेताओं पर बहुत बयान दिए हैं, उन पर कटाक्ष किए हैं। तो जब आप दूसरों पर कटाक्ष करते हैं तो एक आध बार थोड़ी बहुत ट्रोलिंग को मुझे लगता है बर्दाश्त करना चाहिए। नेताओं में इतनी सहनशीलता होनी चाहिए। आप पर्सनैलिटी राइट्स वाले इस कॉन्सेप्ट पर क्या सोचते हैं। क्या लोकतंत्र में पर्सनैलिटी राइट्स के नाम पर किसी को आलोचना से परे किया जा सकता है, किसी को व्यंग से परे किया जा सकता है। क्या लोकतंत्र में ऐसी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। कुछ समय पहले आपको याद होगा कि राघव चड्ढा फेयर यूज की बात कर रहे थे। जो यूट्यूब पर लोग कंटेंट क्रिएटर होते हैं या जिन भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट बनाते हैं, तो फेयर यूज का मुद्दा उठाया था राघव चड्ढा ने। और इनका यूट्यूब चैनल हो या इंस्टाग्राम पेज हो, ये इनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, इनका एसेट है। इट इज द फ्रूट ऑफ देयर हार्ड वर्क। बट एक चीज से ये सब परेशान है और उस मुद्दे को आज मैं सदन में उठाना चाहूंगा, दैट इज द इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिट्ररी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सर होता क्या है कि अगर एक कंटेंट क्रिएटर कुछ सेकंड, चंद सेकंड, 2-3 सेकंड के लिए कॉपीराइटेड कंटेंट को रीपर्पस करके कमेंट्री, क्रिटिसिज्म, पैरोडी, एजुकेशनल या न्यूज रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए यूज करता है, चाहे वो क्रेडिट देता हो, उसको इंसिडेंटली यूज करता हो, कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर उसके जो उसकी यूट्यूब चैनल है, प्रॉपर्टी है या इंस्टाग्राम पेज है, उसे वाइप आउट कर दिया जाता है और उसकी सालों की मेहनत चंद मिनटों में समाप्त हो जाती है। सर लाइवलीहुड्स मस्ट बी डिसाइडेड बाय लॉ एंड नॉट बाय आर्बिट्ररी एल्गोरिथम्स। तो क्या देश में व्यंग करना, मीम बनाना, क्या ये फेयर यूज में नहीं आता। अगर किसी ने हद से ज्यादा आपका अपमान किया है तो जैसा कि कोर्ट ने कहा, आप उस पर मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं, आप कोर्ट में उसको घसीट सकते हैं। लेकिन क्या लोकतंत्र में पर्सनैलिटी राइट्स के नाम पर आप किसी को भी आलोचना से परे कर सकते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए लोकतंत्र में। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।